प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे। कांग्रेस पार्टी की मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। राहुल से पूछा गया कि आप रायबरेली छोड़ेंगे या वायनाड, तो उन्होंने कहा कि अभी तय नहीं किया है, बाद में तय करेंगे। लेकिन सरकार बनाने को लेकर भी उन्होंने बयान दिया। सरकार बनाने को लेकर राहुल गांधी का यह बड़ा बयान सचिन सामने आया है। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि उत्तर प्रदेश की जनता को उन्होंने विशेष तौर पर धन्यवाद कहा है कि इस बार उन्होंने संविधान को बचाने के हित में इस बार वोट किया और बहुत ही बड़ा जनादेश उन्होंने दिया है इंडिया गठबंधन को। इसका भी जिक्र उन्होंने विशेष तौर पर किया। इसका मतलब साफ है कि इस बार जो है उत्तर प्रदेश में जो सियासी हलचल लगातार शुरुआत से ही देखने को मिल रही थी और जो इस बार मैंडेट अब तक के हिसाब से जिसको मिल रहा है वो इंडिया गठबंधन ही है। और बड़ी और अहम बात यह है कि जब मल्लिकार्जुन खड़गे से पूछा गया कि आप क्या रणनीति है, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी रणनीति नहीं बताऊंगा, क्योंकि अगर मैंने रणनीति बता दी तो फिर सरकार तक ये बात पहुंच जाएगी। सरकार का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार फिलहाल अभी है। लेकिन उत्तर प्रदेश को लेकर के विशेष तौर पर सचिन धन्यवाद दिया है राहुल गांधी ने। और जो सीटें आई हैं वो कांग्रेस के लिए कहें, उत्तर प्रदेश में आज समाजवादी पार्टी के लिए कहें, तो वो एक बड़े उत्साहवर्धक मामला बनता है। और देखिए उत्तर प्रदेश को तो आप बखूबी समझते भी हैं अंजी जी, और वहां की सियासत को भी, लेकिन ऐसी उम्मीद नहीं थी किसी को भी कि जो इस बार जनादेश, जो इस बार मैंडेट जो है समाजवादी पार्टी को विशेष तौर पर, और मैं देख पा रहा हूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अखिलेश यादव को एक अलग से बधाइयां जो हैं वो मिलनी शुरू हो चुकी, क्योंकि अब एक चेहरा जो उत्तर प्रदेश में सबसे पहले फ्रंट पर है इंडिया अलायंस की तरफ से, तो वो है सिर्फ अखिलेश यादव। बिल्कुल। अब देखिए जो आंकड़े आप भी देख रहे थे अभी कि मामला बदलता हुआ नजर आ रहा है। एसपी और लगभग 33 के आसपास बीजेपी, 32 बीजेपी, 37 समाजवादी पार्टी, 7 कांग्रेस और इसी तरीके से आरएलडी 2 अपना। ये उम्मीद नहीं थी, और उम्मीद इसलिए भी नहीं। देखिए स्मृति ईरानी अमेठी से चुनाव लड़ रही थी, चुनाव बहुत पीछे हैं। इसके अलावा संजीव बालियान बहुत पीछे हैं जो कि मुजफ्फरनगर से हैं। इसके अलावा महेंद्र नाथ पांडे चंदौली से केंद्र में मंत्री, वो बहुत पीछे हैं। अजय मिश्रा टेनी जो कि लखीमपुर खीरी से आते हैं, जिनको लेकर के इतना लंबा चौड़ा विवाद हुआ, वो बहुत पीछे हैं। इसके अलावा मोहनलालगंज से कौशल किशोर आप देखिए बहुत पीछे हैं। देखिए जो जीतने वाले मंत्रियों में नाम है उनमें पंकज चौधरी हैं जो कि महाराजगंज से वित्त राज्य मंत्री हैं। इसके अलावा एसपी सिंह बघेल, वो भी केंद्र में राज्य मंत्री हैं। राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री हैं, लखनऊ से आते हैं, वो फिलहाल चुनाव आगे चल रहे हैं, चुनाव जीत ही जाएंगे वो। लेकिन आप देखिए कि सहयोगी दलों की हम अगर खास तौर पे बात करें तो अनुप्रिया पटेल 2 सीट पर चुनाव लड़ रही थी, रॉबर्ट्सगंज और मिर्जापुर वो जीत जाएंगी। रॉबर्ट्सगंज ऐसा लग रहा है कि बहुत पीछे चल रही हैं, वो चुनाव हार सकती हैं। इसके अलावा आप दूसरे सहयोगी दल की बात करिए, एसबीएसपी यानी ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर घोषी से चुनाव लड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि वो चुनाव हार जाएंगे। इसके अलावा आप तीसरे उनके सहयोगी की बात करिए जो कि संजय निषाद पार्टी की बात करिए। संजय निषाद इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री हैं। उनके बेटे संत कबीर नगर से चुनाव लड़ रहे हैं, प्रवीण निषाद। ऐसा लग रहा है कि चुनाव वो हार जाएंगे। और आपको मैं एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको बताता हूं। जब बाई इलेक्शन गोरखपुर में हुआ था जी, जब योगी आदित्यनाथ चीफ मिनिस्टर बन गए थे, उस वक्त जब बाई इलेक्शन हुआ था, उस वक्त गोरखपुर से जो गठबंधन के उम्मीदवार थे वो प्रवीण निषाद थे, और प्रवीण निषाद वहां से चुनाव जीत गए थे गोरखपुर से। गोरखपुर सीट जैसी आप सोचिए कि जहां पर गठबंधन का उम्मीदवार चुनाव जीत गया था, और उसके बाद जब इलेक्शन हुआ तो उसमें संजय निषाद आ गए बीजेपी के साथ। उन्होंने अपने बेटे को पिछली बार 2019 में टिकट दिलवा दिया संत कबीर नगर से, वहां से वो चुनाव जीती, लेकिन इस बार वो चुनाव हार रहे हैं। तो ये गठबंधन की स्थिति है। इसके अलावा आपको क्या लगता है उत्तर प्रदेश को लेकर कि क्या सबसे ज्यादा अभी नुकसान पहुंचा है? थोड़ी देर पहले मैं एक आर्टिकल जो है वो पढ़ रहा था, उसमें कौशाम्बी और प्रतापगढ़ का जिक्र किया गया था। उसमें एक वाकया, एक बात जो है वो कही गई कि बेंगलुरु में एक बैठक हुई थी जहां पर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और राजा भैया जो है वो मुलाकात करने के लिए पहुंचे थे, और वहां पर चर्चाएं होती कि एक प्रॉपर और एक अच्छे तरीके से और काफी शानदार तरीके से ऐसी तमाम चर्चाएं हो, बात हो, और प्रॉपर जो है हमें जो है बीजेपी में शामिल किया जाए। लेकिन वहां पर बातचीत जो है वो नहीं बन पाई, जिसके बाद अनुप्रिया पटेल ने एक स्टेटमेंट जो है वो जारी किया। उन्होंने कहा था कि कोई भी पैदा होते ही राजा नहीं बनता है, और इसकी वजह से राजा भैया बहुत नाराज हुए थे, और उसके बाद शायद आला कमान से फटकार भी लगी अनुप्रिया पटेल को। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कौशाम्बी और प्रतापगढ़ सीट पर जब राजा भैया ने इस बात का जिक्र कर दिया कि हम किसी के साथ नहीं है, तो इसका भी फैक्टर यहां पर देखने को मिला है। और चर्चाएं इस बात की थी कि जब ऊपर से डांट और फटकार लगी अनुप्रिया पटेल को, तो अनुप्रिया पटेल ने फोन किया
कि जो कुछ भी मेरे जुबान से निकला, जो भी मेरे शब्द थे, उसके लिए मैं माफी चाहती हूं। तो ये देखिए किस तरीके से ऐन वक्त पर कहीं ना कहीं अगर राजा भैया छिटके तो उसका भी नुकसान जो है झेलना पड़ा है। और ये नुकसान ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे और वक्त गुजरेगा हो सकता है कि और ज्यादा नुकसान हो जाए। उसके पीछे की वजह यह है कि मूड ये बताता है कि अब पूरी तरह से मामला बदल चुका है। हालांकि बीजेपी के जश्न की सजीन तस्वीरें सामने आ गई हैं और ये तस्वीरें ये बताती हैं, देखिए जो आंकड़े हैं उन आंकड़ों के हिसाब से तो सरकार बन जाएगी एनडीए की, लेकिन बीजेपी 240 बहुमत के आंकड़े से दूर है। ये बीजेपी के लिए नुकसान वाली बात है और ये चिंता वाली बात भी है। अच्छा देखिए, अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखा जिसमें राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, जयराम रमेश और सोनिया गांधी जो हैं वो मंच पर थे, कई सारे सवाल हुए। उन सभी लोगों के पोस्टर को अगर हम देखें और समझें तो वो कितने कॉन्फिडेंट थे इस बार के इस फैसले से, जनता के फैसले से। वो ये बता रहा है कि देखिए अभी हम कमजोर नहीं रहे और ये पूरी कोशिश की जा रही है, जैसे कि तमाम चर्चाएं जो है वो ही कि टीडीपी और जेडीयू को साधने की पूरी कोशिश जो है वो इंडिया गठबंधन कर रहा है, क्योंकि शायद सम्राट चौधरी जो कि बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और प्रदेश अध्यक्ष हैं बीजेपी की तरफ से, उन्होंने नीतीश कुमार से मुलाकात करने की बातों का जिक्र किया, लेकिन उस वक्त चर्चा हुई कि नहीं मुलाकात नहीं हो पाई है, लेकिन फिर बाद में मुलाकात हुई, बातचीत हुई। लेकिन अब इंडिया अलायंस जो है वो पूरी कोशिश ये कर रहा है कि जो कुछ भी अभी हमारे पास नंबर्स कम पड़ रहे हैं, किस तरीके से एनडीए के सहयोगी दलों को साधा जाए कि अगर हम और मजबूत हो गए तो शायद में भी कुछ बदलाव हो सकता है। देखिए एक जो मैथ है वो ये है कि जो अभी स्क्रीन पर जो सीटें आपको नजर आ रही हैं जी, अगर हम इन सीटों की बात करें तो बीजेपी अगर 240 बीजेपी को मिल जाता है, अगर आंकड़ा यही होता है तो बीजेपी बहुमत से 32 सीट दूर है। अगर 240 बीजेपी का है तो, हालांकि वो एनडीए के साथ सरकार बना लेंगे। और हम इंडिया गठबंधन की बात करें तो स्क्रीन पर आपको 233 दिख रहा है, 272 चाहिए, यानी 39 सीट अभी भी इंडिया गठबंधन 39 सीट अभी दूर है और बीजेपी जबकि प्लस है, और प्लस कितनी है, 20 सीटें। यानी जो एनडीए की सीटें अगर 292 सीटें होती हैं तो भी 20 सीटें, यानी 272 और 20 अगर हम जोड़ दें तो 292 सीटें, यानी 20 सीटें प्लस में है। तो कुल मिलाकर के 39 सीट के नुकसान में है इंडिया गठबंधन और 20 सीट प्लस में है एनडीए। तो इसलिए सरकार तो समझ लीजिए कि बन जाएगी, लेकिन जो पूरा स्थिति, हम अगर पूरी स्थिति को देखें, अब फैसलाबाद उम्मीद कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। जहां पर बीजेपी ने मतलब समझिए कि आप पूरी जान लगा दी थी, और अयोध्या जहां पर सभी जानते हैं कि राम मंदिर का भव्य वहां पर एक आयोजन हुआ, रामलला का को उनको स्थापित किया गया, और कहां कहां से तमाम लोग जो है वो पहुंचे थे, विदेशों से भी कुछ ऐसे गेस्ट थे जो पहुंचे हुए थे, और उस वक्त चर्चा इसी बात की हो रही थी कि राम मंदिर के मुद्दे को भुनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी जो है वो बहुत कामयाब हुई। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया, जब रुझान सामने आने लगे तो सबने चौंका दिया, क्योंकि मार्जिन जो है वो भी बहुत ज्यादा है। ऐसा भी नहीं कि मार्जिन बहुत कम है तो आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि थोड़ी बहुत नाराजगी जो है वो देखने को मिली, लेकिन जो मार्जिन है वो भी बहुत ज्यादा है। इसका मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश की जनता ने मेरे ख्याल से राम मंदिर के मुद्दे को नकार दिया है, मथुरा के मुद्दे को नकार दिया, ज्ञानवापी के मुद्दे को नकार दिया है।